बच्चों हमने फॉरेन ट्रेड में कॉम्पोजिशन पढ़ लिया था, ज्वेल्स, जेम्स एंड ऑल। डायरेक्शन में हमने पढ़ा था कि प्रायर टू इंडिपेंडेंस 47 के पहले मेजॉरिटी डायरेक्शन वाज इंक्लाइंड टुवर्ड्स यूएस यूके, जिसमें यूके ज्यादा था, यूएस थोड़ा सा कम था। बट उसके बाद जब हम इंडिपेंडेंट हो गए तो फिर हमने एलाइज बनाने स्टार्ट किए यूएई वगैरह, चाइना वगैरह के साथ। और आजकल हमारा ट्रेड लगभग हर कंट्री को होता है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया वगैरह, हर जगह चलता है। बट अगेन यूएई में थोड़ा ज्यादा है। रीजन इज दिस कि एकदम नियर बाय है। सर वो पाकिस्तान वालों काहे नहीं बेचते? उनके पास पैसे ही नहीं है, गरीब है, बिजनेसमैन गरीब आदमी से धंधा नहीं करता। सर बांग्लादेश वालों से, अरे एक ही है सब। और सर श्रीलंका, वहां तो हम बेचेंगे ही नहीं, वहां तो राम जी से लड़ाई चल रही है हमारी उनकी। गॉट इट क्लियर? कहने का मतलब ऐसा नहीं कि उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा, ऐसा कुछ नहीं है, मजाक की बात अलग है। उन कंट्रीज के पास अपने काफी रिसोर्सेज हैं, तो वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। गल्फ कंट्री वगैरह में सो कॉल्ड ज्यादा एरिया तो सैंड कवर्ड है, तो उनके एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज उतनी होती ही नहीं है। और उनके पास एक अबंडेंट चीज क्या है? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। तो हम कच्चा तेल उनसे खरीदते हैं और बदले में पैसे भी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम बदले में उनको आटा, दाल, चावल, राशन, पानी ये सब सप्लाई कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं? सर मतलब बार्टर सिस्टम, हाँ होता बार्टर सिस्टम ही है, बट पूरा बार्टर सिस्टम नहीं होता। फाइनली एवरी 3 मंथ्स, एवरी मंथ वी सेटल द अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। हम उनसे पैसे लेते भी हैं अगर एक्सपोर्ट ज्यादा, और अगर एक्सपोर्ट कम है तो उनको पैसे दे भी देंगे। ओके चलिए। और चाइना से तो खैर हमारा ट्रेड है ही बहुत ज्यादा, बट इधर इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम है। चलो 1991 अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, इसको भी आप बोल सकते हैं। स्टोरी याद है सबको, मनमोहन सिंह जी वाली, 47 लाख टन सोना, पुराना वीडियो देख लीजिएगा। तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड ये था कि 1991 से पहले अगर आप जैसे बच्चे अपने पापा को बोलते थे कि हमें कोक पीनी है, तो पापा को बच्चों नियरेस्ट पता है कहां जाना पड़ता था? नेपाल। इंडिया में कोक जैसी कोल्ड ड्रिंक नहीं मिला करती थी, पेप्सी वगैरह तो आप भूल ही जाइए सर। और ये जो फॉरेन ब्रांड्स हैं, पिज्जा, डोमिनोज, कुछ नहीं था, कुछ था ही नहीं। हाँ मैं था, मैं क्लास 5 में पढ़ता था उस जमाने में, 11 साल मेरी उम्र थी। गॉट इट क्लियर? तो सर कुछ नहीं, टीवी में जी टीवी तक नहीं आता था, 91 के बाद ये सब आना स्टार्ट हुआ है। और अब अगर आफ्टर 1991 आपको कोक पीनी है तो आपको कहां जाना पड़ता था? नियर बाय शॉप। इतना चेंज आ गया चल रहा है, इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इकोनॉमी का। तो खैर ये स्टोरी आपको पता है तो फिर से नहीं बताऊंगा कैसे मनमोहन सिंह जी ने सुधारा। सो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड गेन्ड मोमेंटम ओनली आफ्टर 1990। 1990 के बाद हमारी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज हो गई। कैसे चेंज हो गई? यहां पे बनाएंगे, बट बनाएंगे तब जब टेक्नोलॉजी होगी, तो टेक्नोलॉजी तो है ही नहीं। कंट्रीज को बोला, कंपनीज को बोला, बाहर के बिजनेसमैन को बोला, कम एंड सेटअप प्लांट्स इन इंडिया। आपको यहाँ पे लेबर सस्ती मिल जाएगी क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। और उस जमाने में भी उन कंट्रीज का ग्रोथ चिल्ड्रन कोई बहुत ज्यादा नहीं था। हमारी कंट्री उस समय भी बोस्ट करती थी 5-6% का ग्रोथ, और उनके यहाँ वही 2-2.5% चल रहा था, क्योंकि वो तो बहुत साल से चल रहे थे। तो उनके यहाँ स्टैग्नेंसी आ चुकी है, अंडरस्टैंडिंग और नॉट, उनके यहाँ स्टैग्नेंसी आ चुकी है। तो उनको लगा भाई देखो इंडिया में बिजनेस भी मिलेगा, बिजनेस कम भी मिले तो फैक्ट्री लगा के सामान इतने सस्ते में बना लेंगे कि वहां से कहीं पे हम एक्सपोर्ट कर देंगे, और एक्सपोर्ट करने से इंडिया का फायदा हो चाहे ना हो, हमारे को फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो सुजुकी केम विद मिनिमम इंटेंशन कि इंडियंस विल बाय आवर कार्स। सुजुकी केम विद द इंटेंशन कि इंडिया में फैक्ट्री लगाएंगे, यहाँ पे प्रोडक्शन सस्ता होगा, और यहां से पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना के कुछ नियर बाय एरियाज, नेपाल, थाईलैंड एंड ऑल दैट, यहाँ पे कारों को एक्सपोर्ट किया जाएगा। नॉट ओनली कार्स, हम कुछ यहाँ पे रॉ मटेरियल बनाने की भी फैक्ट्री लगा सकते हैं। एसी का कंप्रेसर यहाँ पे बनाएंगे और यहाँ से यूएस एक्सपोर्ट कर देंगे उसको, क्योंकि यूएस में लेबर बहुत महंगी है। क्यों महंगी है भाई? बिकॉज पॉपुलेशन इज वेरी लेस। व्हाई अमेरिकन कंपनीज अपॉइंट मेनी इंडियंस? हिंदुस्तानी $5,000 महीने पे नौकरी करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको नजर आता है $5,000, 80 रुपी, 85 रुपी, 4 लाख रुपए महीना। मेरे खानदान में किसी ने कमाया 4 लाख महीना। बट जो अमेरिकन होते हैं बड़े सो कॉल्ड आवारा टाइप के होते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इट्स ट्रू। आपके रिश्तेदार यूएस में रहते हैं, उनसे पूछिएगा, टोटल आवारा है बच्चों, टोटल आवारा, पढ़ने लिखने का कोई मन ही नहीं है। अच्छा सर मतलब जैसा इंडिया में हो रहे हैं लोग, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जैसा यूएस का बेड़ा गर्क हुआ, हमारे यहाँ भी हो जाएगा, अनटिल अनलेस पापा मम्मी बेलन पे सवार होके ना आए। खोपड़े में बात गई। सर उसके बाद कौन सा देश ग्रो करेगा? वो बगल में ना, एकदम हिबंडे टाइप के अफ्रीकन, वो ग्रो करेंगे बेसिकली।
खैर, तो ये इनवर्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का मतलब यही था, वील बी सेटिंग प्लांट्स ऑफ फॉरेन गुड्स इन इंडिया, और इंडिया से ही उन्हें बना के एक्सपोर्ट किया जाएगा। आपने बच्चों ये जारा ब्रांड का नाम सुना है? मैंने एक बार शॉपिंग मॉल में देखा, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला देखो स्पेलिंग इनकम्प्लीट लिखी है। कह रही क्या? मैंने कहा स्पेलिंग इनकम्प्लीट लिखी है। कह रही व्हाट न्यूसेंस यू कीप ऑन टॉकिंग एवरी टाइम। मैंने कहा लिखा ना चाहिए जरा से, जरा सा, ये जरा लिखे। कह रही ये ब्रांड है। मैंने कहा अच्छा अच्छा, मेरे को लगा स्पेलिंग लिखना भूल गए लोग। तो जारा ब्रांड सो कॉल्ड क्लोथिंग में भी डील करता है बच्चों, और फुटवेयर में भी डील करता है। अब मैं इनकी आपको सो कॉल्ड असलियत बताता हूं। जो कानपुर जगह का नाम सुना है? आगरा का नाम सुना है? जारा का चप्पल जो बाजार में 4999 की बिकती है, वो कानपुर की फैक्ट्री से 350 रुपए में बन के निकलती है। सर आपको कैसे पता? माय कजन्स इन लॉज जो हैं, उनका जो सो कॉल्ड सन इन लॉ है, वो सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर कानपुर की एक फुटवेयर कंपनी में है। तो उनसे उनकी बात होती रहती, कहते हैं वो तो मैक्सिमम इंडिया के बाहर ही रहते हैं। जैसे हम लोग मोहल्ले में कहीं घूमने आते हैं दोस्तों घर, वो कभी चाइना चले गए, कभी इटली चले गए, वहां से डिजाइन कॉपी किया, वहां पे डिजाइन समझा जाके उस डिजाइन को इंडिया में लाके इंप्लीमेंट करा दिया, क्योंकि भाई वहां पे अगेन लेबर कम है, लेबर सस्ती नहीं है, महंगी है, तो प्रोडक्ट महंगा होगा। तो कानपुर की किसी फैक्ट्री को चप्पल बनाने का ऑर्डर दे दिया, क्वालिटी कंट्रोल बता दी कि भाई हमको इस क्वालिटी का सामान चाहिए। आपने वो आईपॉड देखा है? अब नहीं आता, पहले आता था, छोटा सा म्यूजिक सुनते थे लोग, इतना छोटा सा होता था, अगर आपको याद हो, लाइक दिस चिल्ड्रन, और बीच में उसका एक गोला होता था, याद है? छोटा सा होता था। ओरिजिनली इट यूज्ड टू कॉस्ट 5999 चिल्ड्रन, बट आप न्यू दिल्ली में वो गफ्फार मार्केट एक है जहां डुप्लीकेट इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलता है, और एक वो पालिका बाजार है, वहां चले जाइए, वहां पे आपको 399 का मिल जाएगा। सर इतना फर्क? एक ही फैक्ट्री में ये भी बनता है, ये भी बनता है, सेम फॉक्सकॉन का प्लांट है चिल्ड्रन। इसको बनाने में पूरा घटिया रॉ मटेरियल यूज होता है, चलेगा नहीं चलेगा भगवान जाने। इसमें रोबस्ट क्वालिटी टेस्टिंग की गई है, रोबस्ट क्वालिटी टेस्टिंग। मर्सिडीज में भी मिचेलिन का टायर लगता है, और होंडा की गाड़ी में मिचेलिन का टायर लगता है, बट दोनों की कॉस्ट में फर्क क्यों है? क्योंकि मर्सिडीज क्वालिटी टेस्टिंग पे ज्यादा पैसा खर्च करता है कि इंसान कितनी स्पीड पे क्रैश होगा तो मरेगा। होंडा भी खर्च करता है बट उतना ज्यादा खर्च नहीं करता। तो मर्सिडीज कहेगा 16 एयरबैग, होंडा कहेगा 8 एयरबैग, मारुति वाला क्या कहेगा? अरे मैं हनुमान जी की मूर्ति लगा लेता हूँ, एक साईं बाबा लगा लेता हूँ, एक सो कॉल्ड नींबू मिर्ची लगा लेता हूँ, एक माता की मूर्ति लगा लेता हूँ, जाको राके साइया मार सके ना कोई। डायना का नाम सुना है? प्रिंसेस थी, 6 एयरबैग थे उनकी गाड़ी में, तब भी मर गई। क्यों मर गई? होमवर्क ही नहीं कंप्लीट की थी मेरा टाइम पे। समझ में आया कि नहीं आया? कर्म ठीक रखिए, जीवन बढ़िया मिलेगा। खैर, तो ये जारा का शोरूम इंडिया में अभी है, और इसका पूरा प्रॉफिट बाहर ही जाता है बेसिकली। बट जब कानपुर की फैक्ट्री में 350 की चप्पल बनती है, तो ये चप्पल जब जारा के शोरूम में बिकती है 4999 की चिल्ड्रन, तो जारा का जो प्रॉफिट है ना, वो इंडियन गवर्नमेंट को उसमें से 30% मिल जाता है टैक्स। तो गवर्नमेंट की कमाई हो रही है। और इवन जब जारा वाले 350 रुपए में चप्पल बनवाएंगे, तो दे क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट, दे क्रिएटेड। पहले तो मुन्ना फुटवियर, चंचल फुटवियर, समझ में आ गया? इन्हीं दुकानों पे ये कानपुर वाली फैक्ट्रियां सामान बना के बेचती थी। अब कौन खरीद रहा है? जारा वाले भी खरीद रहे हैं। गॉट इट क्लियर? तो चंचल फुटवियर पे भी 350 की चप्पल है, बट चंचल फुटवियर कानपुर की फैक्ट्री से 350 में बनवा के 950 में बेचता है, जारा वाले 4999 में। सर हाउ इज दिस पॉसिबल? इन्होंने ब्रांडिंग पे खर्च किया, चंचल वालों ने अपनी चंचलता दिखाई ही नहीं। वो मुन्ना फुटवियर तरह मुन्ना बने रहे और थोड़े मोड़े प्रॉफिट में बेचने लग गए। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई बच्चों? आपको शायद मेरी बातें झूठी लग रही होंगी, 100% सच है बच्चों। ना विश्वास होता हो, आप अपनी रिसर्च कर लीजिएगा। सूरत जैसी जगह का तो नाम सुना ही होगा, समृद्धि फेमस फॉर व्हाट चाइल्ड? समृद्धि, एम आई ऑडिबल टू यू? लगता है जवाब देने का मन नहीं है। सूरत किस लिए फेमस है इंडिया में? किस लिए फेमस है? क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स के लिए। इंडिया में तो कपड़ा बन के बिकता ही बिकता है, कितनी कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी होता है। केल्विन क्लेन वालों को 50,000 टी शर्ट बनवानी है, सूरत की किसी फैक्ट्री को पकड़ लिया, डिजाइन बता दिया, कलर कॉम्बिनेशन बता दिया, क्लॉथ की क्वालिटी बता दी, और बोला भैया बना के 50,000 पीस सप्लाई कर दो।
पहले ये 50,000 पीस इंडिया में नहीं बनते थे, व्हाट इट क्लियर, ये कहीं बाहर बनते थे। अब इंडिया में बनेगा तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। तो ये सारे रिसोर्सेज मनमोहन सिंह जी की बदौलत इंडिया में चले आए। पहले इंडिया में इन सब चीजों का प्रोडक्शन नहीं होता था, इसीलिए एम्प्लॉयमेंट मिला। बड़ी बड़ी कंपनी ज़ारा, कैल्विन क्लेन, लुई फिलिप, वैन हुसैन, ये सब वो आदित्य बिरला ग्रुप के हाई फाई ब्रांड्स हैं। जब ये इंडिया में आई तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट तो मिला ही मिला। अब जब इंडिया में बिजनेस करेंगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगी, तो पहले हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बेसिकली 4 लाख 5 लाख रुपए साल की सैलरी पे काम करते थे। क्यों उनको 50-50 लाख रुपए सैलरी मिलती है? क्योंकि 10-10 हजार करोड़ की कंपनीज का ऑडिट करते हैं वो लोग। समझ में आया कि नहीं आया? BMW का असेंबलिंग प्लांट इंडिया में है, मर्सिडीज का असेंबलिंग प्लांट इंडिया में है, लीस्ट कार्स आर देयर जो कंप्लीटली बिल्ट यूनिट इंडिया में आती हैं। वो बहुत महंगी वाली काइस्लर वगैरह आती है, नहीं तो बेंटले की असेंबलिंग में इंडिया में स्टार्ट है, रोल्स रॉयस की असेंबलिंग इंडिया में होती है बेसिकली। गॉट इट क्लियर? तो जब ये फैक्ट्रीज इंडिया में खुली तो यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। जो अपना वो दर्जी था, मुन्ना दर्जी, बहुत बढ़िया स्टिचिंग करता था कुर्ते पैजामे की, बहुत बढ़िया। किसी ने रोल्स रॉयस के मैनेजिंग डायरेक्टर को बता दिया ये मुन्ना दर्जी को ले जाओ, बहुत बढ़िया स्टिचिंग करता है। एक एमएमबी वर्नियर कैलिपर से क्या, तुम लेजर गन से मेजर कर लो, इसकी स्टिचिंग दाएं बाएं जाती नहीं। रोल्स रॉयस के मैनेजिंग डायरेक्टर का ये तो हमारे लायक का आदमी है, चलो इसको लेके चलो। सीट का जो कवर होता है कार का, वो हाथ से ले जाते हैं वहां पे, मशीन का काम बहुत। अब हाथ तुरपाई नहीं करेंगे एक एक लेकर, स्विंग मशीन होती है, बट बड़ा फाइन काम होता है वहां पे। वो अपने मुन्ना टेलर को लेके चले गए, अब मैं कुर्ता पजामा किससे सिलूं? समझ में आई बात? इसलिए टी शर्ट पहननी स्टार्ट कर दी। समझ में आ रही है बात बच्चों? तो ये सारा एम्प्लॉयमेंट तब क्रिएट हुआ। और लोग क्या पूछते हैं मेरे से, सर विदेश चले जाए क्या नौकरी करने को? अरे बेवकूफ, दुनिया इंडिया आ रही है और यहाँ के बेवकूफ विदेश जा रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी सबको समझ में आ गई? स्ट्रैटेजी समझ में आ गई बच्चों? चिल्ड्रन अंडरस्टूड दिस स्ट्रैटेजी? यस सर। वेरी गुड। सो इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी में आपको थोड़ा सा पढ़ाया गलत जाता है। क्या लिखा है बच्चों? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। 90% पीपल विल टेल यू कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जो चीजें हम बाहर से खरीदते थे, क्यों ना उसको इंडिया के अंदर ही बनाया जाए, फुल स्टॉप, नहीं है कॉमा, और यहां से बना के दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाए। समझ में आ गया? सो पॉइंट मार्क करिए, पुट दिस कंटेंट इन योर कॉपी चिल्ड्रन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन है। Implies domestic production of goods which has been importing from other countries of the world। इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखिए which were earlier imported। How many of you in your families had ever this car children, Maruti 800? किसके किसके घर में कार थी? मैक्सिमम इंडियंस के यहाँ होती थी वैसे, या हो सकता है कि आपके पैदा होने से पहले बिक गई हो। मारुति 800 बच्चों जब 1983 में आई तो 47,300 के आसपास इसका प्राइस था। डिमांड इतनी ज्यादा हो गई, 90,000 रुपीज में बिकती थी ब्लैक में। और दिस वाज अ कंप्लीटली बिल्ट यूनिट। इंडिया में आपको नजर आ जाएगी आज भी, अब तो खैर डिस्कार्ड हो चुकी है। पूरी की पूरी कार जापान से बन के आती थी। सर रोड पे नजर आती है? बिल्कुल। पहचानेंगे कैसे? इसके डिक्की का सिर्फ शीशा खुलता था, पूरी डिक्की नहीं खुलती थी, सिर्फ शीशा खुलता था। तो अगर आपको ऐसी 800 कोई बाजार में नजर आए और साइज इसका थोड़ा छोटा होता था और इसका बोनेट स्लांट ना होकर फ्लैट हुआ करता था, और ये मैक्सिमम रेड कलर में पाई जाती हैं, तो अगर आपको ऐसी कोई पुरानी गाड़ी अपने शहर में नजर आए तो दैट इज अ ट्रूली इंपोर्टेड कार। ट्रूली इंपोर्टेड। उसका नट बोल्ट भी यहाँ फिक्स नहीं होता था, सिर्फ पेट्रोल इंडिया का यूज होता था उसके अंदर बस। क्यों सर ऐसा किया? सर्विसिंग वगैरह। सर सर्विसिंग आप BMW की करवा लीजिए इंडिया में, वो तो हमारा है ना, मुन्ना रिपेयर, वो कर देगा। अभी टेम्पो आए थे, पहले तिरुपति के दर्शन किए, फिर मीटिंग की है मुकेश अंबानी के साथ, और फिर शाम को गए मुन्ना मोबाइल के यहाँ, यार तू 300 में कैसे अनलॉक करता है, जेल ब्रेक कैसे करता है मेरे आईफोन को बता दे जरा, तो मैं तेरे को नौकरी देता हूँ वहां पे। इंडिया है भैया, इंडिया, हर चीज रिपेयर होती है, हर चीज। अभी 2-3 डेज अगो मेरे कोलीग हैं, उनकी कार में एक यूनिट खराब हो गई। वो कार का दिमाग होता है जो इंजन को पेट्रोल की सप्लाई करता है, और वो बताता है कब इंजन को कितनी सप्लाई चाहिए। तो न्यू पार्ट वाज अवेलेबल एट 15,000 रुपीज। ही सेड कि मैं 6,500 में रिपेयर कर दूंगा। तो माय कोलीग आस्क्ड की वारंटी गारंटी, कह रहे मैं जब तक जिंदा हूं तब तक गारंटी है। तो ये जुगाड़ रिपेयर, अभी आप यूएस में अगर अकाउंट्स की क्लास करें
तो बच्चा पूछता है रिपेयर की एंट्री क्या होती है, टीचर कहता है नो एंट्री, यहाँ रिप्लेसमेंट की एंट्री होती है, यहाँ रिपेयर कुछ नहीं होता है, यहाँ सिर्फ रिप्लेस होता है। मदरबोर्ड खराब होता है, यूएस में फेंक दिया जाता है, आप दिल्ली नेहरू प्लेस ले जाइए, सब बन जाएगा, सब बन जाएगा। तो यहाँ सब चलता है, इंडिया है। गॉट इट क्लियर? यहाँ छोटा पैदा हो बच्चा ही पेचकस लेके अपना खिलौना खोलने लग जाता है 5 साल की 6 साल की उम्र में, तो आप बड़ों से क्या उम्मीद है, कितने जीनियस होंगे वो, समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट चिल्ड्रन, फॉरेन एक्सचेंज बिकेम एक्सट्रीमली स्केर्स। बताया था ना सिर्फ 2 से 3 हफ्ते का पेमेंट करने की हैसियत थी, तो 47 लाख टन गोल्ड एयरलिफ्ट किया गया और 9-9.5 हजार करोड़ के आसपास वर्ल्ड बैंक IBRD से उधार लिया गया, और उस उधार के साथ साथ फॉरेन कंपनीज को इनवाइट किया गया, वो आए, वो भी पैसा लेके आए, हमने उधार भी लिया, उधार लेके अपना शॉर्ट टर्म डेट पे किया, शॉर्ट टर्म डेट, और लॉन्ग टर्म के लिए बाहर की कंपनीज इंडिया आ गई थी, कोको कोला आ गई थी, सो कॉल्ड पेप्सी आ गई थी, बेंटले आ गई थी, मर्सिडीज आ गई थी, पिज्जा हट आ गया था, डोमिनोज आ गया था, और सबसे बड़ा फायदा हमारे लोगों को भी हो गया, KFC फ्राइड चिकन, नाम तो सुना ही होगा, नाम सुना होगा। जिस तरह की चिकन की उनकी रेसिपी है, अब शहर में मोहल्ले में 10 रेस्टोरेंट और वैसा बेचने लग गए हैं, देखा देखी, उनको भी समझ में आ गया कि बिजनेस कैसे करना है। व्हाट इट क्लियर? बर्गर किंग की कॉफी कोई बहुत अच्छी नहीं होती है, बट अकल है, 250 रुपए का ऑर्डर दीजिए, 189 रुपीज वाली कॉफी 49 में दे देंगे। 49 की कॉफी के चक्कर में बेवकूफ 250 का ऑर्डर लिखवा देते हैं। समझ में आया? तो दे नो हाउ टू मार्केट, हाउ टू सेल द प्रोडक्ट। तो विदेशी लोग धंधा दिमाग से करते हैं, इंडियन धंधा दिल से करते हैं, बस यही फर्क था दोनों में। उनके आने के बाद हम भी सीख गए कैसे दिमाग इस्तेमाल करना है। लॉजिक समझ में आया? लिख लिया बच्चों? चलिए मूविंग अहेड, द गवर्नमेंट प्रेफर्ड so called what is known as economize the use of foreign exchange। कैसे? हमने फिक्स कर दिया कोटा, अगर आप एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स को इंपोर्ट करेंगे तो इनफाइनाइट अलाउड होगा, उसके अलावा अगर आप इंपोर्ट करते हैं कुछ चीजों का जिसके लिए हम नेसेसिटी की कैटेगरी नहीं बना सकते, ये चीजें नेसेसिटी नहीं है, हम आपको उसको इंपोर्ट करने की परमिशन देंगे ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? एंड देयर आफ्टर कैसे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जाएगा। आपको अगर स्टोरी थोड़ी सी मेरी याद हो, मैं फिर से रिपीट करता हूं। मनमोहन सिंह जी ने कोक और पेप्सी वालों से डील की थी। क्या डील की थी? जितना कोला कंसंट्रेट आप इंडिया में इंपोर्ट करेंगे उतना यहां के किसानों का फ्रूट आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा अपने देश में बेचने के लिए, क्योंकि आपका जब कोला कंसंट्रेट इंडिया आएगा, आप उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ऐड करेंगे, कोल्ड ड्रिंक बेचेंगे, तो जूस की खपत कम हो जाएगी, तो किसानों का फल कौन खरीदेगा? तो वो फ्रूट आपको यहां से खरीद के एक्सपोर्ट करना है अपनी नेशन, वहां बेचिएगा। कोको कोला ने सोचा खरीद तो लेते हैं, वहां बेचेंगे नहीं, वहां फेंक देंगे, क्योंकि अगर वहां बेचेंगे तो वहां की सेल डाउन हो जाएगी, वहां बेचेंगे तो वहां की सेल डाउन हो जाएगी, तो वहां ये लोग फेंक देते थे। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाया ही नहीं। तो क्या सर गवर्नमेंट को पता नहीं था? 101% पता था, बट अगर रेगुलेशन लगाते तो हो सकता है कोक अपना बोरिया बिस्तर समेट के वापस चला जाता। तो जो हमारे यहाँ इतने बॉटलिंग प्लांट्स खुले हुए हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो इंडियंस थे, जो लोगों को नौकरी मिली हुई है, सब कुछ दी एंड हो जाता। तो वो कहावत सुनिए ना, मौका पड़ने पे ढेंचू ढेंचू को भी माय फादर इज द बेस्ट फादर बोलना पड़ता है। समझ में आ गया? तो अपना मतलब निकालने के लिए हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ले जा रहा है, ठीक है। समझ में आ गई बातें? इनवर्ड स्ट्रेटजी इज अंडरस्टूड वेल। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को एक तो ऐसे प्रोटेक्ट किया गया, प्लस अगर बाहर से आप कंप्लीटली बिल्ट यूनिट लाते हैं पूरी बनी बनाई और इंडिया में नहीं बनाते, तो इट विल फेच हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? कस्टम ड्यूटी। हम बहुत ज्यादा कस्टम ड्यूटी आपसे लेंगे। तो आपने बच्चों अगर नाम सुना हो टाटा नैनो की बात नहीं करूंगा, मैं बात करता हूं टोयोटा फॉर्च्यूनर। इंडिया में ये गाड़ी लगभग 50 लाख रुपए के आसपास आती है। नेपाल का नाम सुना है आपने? 175% की इंपोर्ट ड्यूटी नेपाल अपने लोगों से चार्ज करता है जो फॉर्च्यूनर गाड़ी इंपोर्ट करते हैं। ये इंपोर्ट जापान से नहीं होती है क्योंकि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी हाई। चाइना में भी प्लांट है, वहां से भी इंपोर्ट नहीं होती है, बिकॉज जहां पे प्लांट है वहां से नेपाल का डेस्टिनेशन बहुत दूर पड़ता है। तो ये सारी की सारी फॉर्च्यूनर गाड़ी जो इंपोर्ट होती है नेपाल के अंदर, वो इंडिया से एक्सपोर्ट होती है। गॉट इट क्लियर? तो 50 लाख रुपए इंडिया में कॉस्ट
250% की इंपोर्ट ड्यूटी। लगभग ये गाड़ी बच्चों 1,20,00,000 की पड़ती है नेपाल में। कितने की? 1,20,00,000। ये तो इंडिया प्लस इंपोर्ट प्राइस। नेपाल में नेपाली करेंसी चलती है जो इंडिया से 60% ऊपर है, तो 1,20,00,000 में 60% और जोड़ दीजिए, 1.9 करोड़ की फॉर्च्यूनर गाड़ी वहां पे पड़ती है बच्चों। सर इतनी महंगी? भाई गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री तो है नहीं, हमारा तो टूरिज्म से ही बिजनेस है, तो अगर लोग बाहर से गाड़ी लेके आएंगे तो बर्डन तो हमारी रोड पे होगा। व्हाट इट क्लियर, हम देश चलाएंगे कैसे? तो इतनी इंपोर्ट ड्यूटी इनसे ले लो ताकि ये अगर 10 साल गाड़ी चलाएं तो रोड डेवलपमेंट का पैसा खुद ही दे रहे हैं लोग। और सर टोयोटा प्लांट क्यों नहीं लगा लेता वहां पे? वहां का जो टेरेन है माउंटेन टेरेन है, वहां पे प्लांट जनरली नहीं लग सकता, या अगर लग भी जाए तो नेपाल के लोग उतने टेक्निकली या इंजीनियरिंग स्किल्स उनकी उतनी अच्छी है नहीं। प्लस उनको क्या लगता है कि भाई इंडिया में प्लांट लगाया है ना, नेपाल की इतनी डिमांड ही नहीं है, और अगर नेपाल में प्लांट लगा लिया और वहां से इंडिया गाड़ी इंपोर्ट करनी पड़े तो यहाँ बहुत महंगी होगी और यहाँ पे फिर लोग खरीदेंगे नहीं। समझ में आ गया? हाँ आप कुछ पूछ रहे थे रौनक जी। अरे बहुत लोग चलाते हैं, नेपाल वाले बहुत रईस हैं। पुराने जमाने में था कि नेपाल एक गरीब देश है, यू गो टू नेपाल, आई वेंट देयर इन द ईयर 2013। बहुत रईस हैं, बहुत रईस लोग हैं। अब वहां पे जाके देखिए ऐसा कुछ नहीं है, वो सब चेंज हो गया सिस्टम। बहुत टूरिज्म है, बहुत ही ज्यादा टूरिज्म। इतना टूरिज्म आपको, मेरे को लगता है कि अगर आप डेंसिटी ऑफ प्लेस की बात करें बच्चों, जो जितना टूरिज्म अर्थ पे नेपाल में है एज पर द डेंसिटी ऑफ एरिया और टोटल लैंड एरिया, यू कैन से पूरे दुनिया में इतना टूरिज्म आपको कहीं नहीं नजर आएगा। वहां पे लोग नॉर्मल कार तो खरीदते ही नहीं, ऑल्टो टाइप, क्यों? पहाड़ी एरिया है, गाड़ी कम चलेगी नहीं वहां पे, तो वहां पे लोगों के पास वो हैचबैक्स नहीं होती है, दे हैव दैट महिंद्रा स्कॉर्पियो जिसमें पीछे अलग से आप गुड्स भी स्टोर करें, कैरावन कार्स, वो ऐसे चलाते हैं वहां पे, बिकॉज पूरे वर्ल्ड से इंसान वहां पे आता है। एक तो कैसीनो इज द बिगेस्ट अट्रैक्शन, तो कितने इंडियन जुआड़ी लोग भी अपने आप को बर्बाद करने वहां चले जाते हैं। प्लस वहां पे आपको माउंटेन्स भी मिलेंगी, वहां पे आपको वैली, प्लेटू, रिवर, ये सब भी मिलेगा। गॉट इट क्लियर? लिकर इज चीप बेसिकली, प्लस वहां का खाना, सी फूड भी वहां मिलेगा। माउंटेनिंग, कितने लोग क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं वहां पे, तो वो सब चीजें आपको इंडिया में कहां पे मिलेंगी? जम्मू एंड कश्मीर में। बट डिस्प्यूटेड है क्योंकि, तो लोग अगर माउंटेन क्लाइंबिंग पे जाना चाहते हैं तो दे विजिट नेपाल। बहुत पैसा है नेपाल में, जाइएगा कभी, पोखरा जगह घूम के आइएगा, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा टूरिज्म मिलेगा, बहुत है वहां पे। और दुनिया का इकलौता देश है बच्चों जहां पे हर कंट्री की करेंसी फ्रीली चलती है। हर कंट्री, आपको कन्वर्जन भी नहीं कराना कि डॉलर है कुछ भी है, आप कन्वर्ट करा लीजिए। आप इंडियन रुपी देंगे, दे विल टेक इंडियन रुपी। आप डॉलर देंगे, दे विल टेक डॉलर। आप थाई बाट देंगे, दे विल टेक बाट। इटली का लीरा देंगे, दे विल टेक लीरा। जो करेंसी देनी है आपको दे दीजिए। खैर, तो समझ में आ गया बच्चों सबको? कोई क्वेरी किसी की? तो ये बातें सबको समझ में आ गई बच्चों? इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी, चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए? पक्का? तो जिन चीजों को इंपोर्ट करते थे यहां बनाएंगे, और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कैसे करना है? इंपोर्ट ड्यूटी हाईएस्ट कर दीजिए। फॉरेन एक्सचेंज सिर्फ उस पर्पस के लिए यूज होगी जो नीडेड है, नेसेसिटी नहीं, जो नीडेड है। टैंक खरीदना होगा तो सरकार यूज कर लेगी फॉरेन एक्सचेंज। ओके, एंड मूविंग अहेड फर्दर, तो इंपैक्ट क्या हुआ इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी का डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे? कुछ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज तो खत्म हो गई, कुछ को बाहर वालों ने टेक ओवर कर लिया। जैसे सर, ऐसे आपने कोक का नाम सुना होगा, आपने बच्चों थम्सअप का नाम सुना है, आपने लिम्का का नाम सुना है, आपने गोल्ड स्पॉट का नाम सुना है, आपने कैंपा कोला का नाम सुना है? चलिए, अरे अभी मैंने बोला नहीं, सुना आप लोगों ने? इतना तो क्लियरली बोला मैंने। इंडिया में एरिएटेड ड्रिंक्स, बेवरेजेस आती थी पहले भी, हम एकदम भिखारी नहीं थे, बट ये नहीं आती थी, सॉरी ये नहीं आती थी बच्चों। कैंपा कंपनी थी, अभी रिलायंस वालों ने उसको टेक ओवर कर लिया है और कैंपा के नाम से फिर से कोल्ड ड्रिंक आने लग गई है। अभी इंडिया में बहुत डाइवर्सिफाइड और फ्लरिश नहीं, कहीं कहीं है। तो कैंपा कोला वाज द कोक फ्लेवर, कोला फ्लेवर ब्लैक वाला। थम्स अप, इसमें गैस थोड़ी ज्यादा थी, पेट खराब है तो लिम्का पी लो, तीनों बाद में आया था। और ऑरेंज फ्लेवर वाज गोल्ड स्पॉट। ऑल दीज ब्रांड्स वर ओन्ड बाय कैंपा। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? कोक जब इंडिया में आया, एक बार ये 90s के पहले भी एंट्री मारा था, बट उस समय एंट्री बहुत टफ थी, लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने अपनी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल पे चिल्ड्रन लिखना स्टार्ट कर दिया, क्या?
यहां गर्दन पे थम्सअप की बोतल थी, लिम्का की बोतल थी और गोल्ड स्पॉट की बोतल थी, और लिखना स्टार्ट कर दिया इन्होंने अ प्रोडक्ट ऑफ कोको कोला कंपनी, अ प्रोडक्ट ऑफ कोको कोला। तो लोगों को क्या लगा कि ये किसके प्रोडक्ट है? कोको कोला के। थे किसके बच्चों? कैंपा। लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, और कोक की बोतल पे भी यही लिखने लग गए, अ प्रोडक्ट ऑफ कोको कोला। और कोक वालों ने इंडिया में जब एंट्री मारी, उन्होंने कैंपा को बोला कि ये वाला ब्रांड हम आपका नहीं लेंगे, ये वाला ब्रांड नहीं, क्योंकि हमारी अपनी कोको कोला, फिर हम इसको बेचेंगे। और इन तीनों ब्रांड्स को हम टेक ओवर करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कोक के पास ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं थे, ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं थे। सर ये कैंपा वाले बेवकूफ थे क्या जिन्होंने अपना धंधा बेच दिया? कैंपा वाले नहीं, मैक्सिमम इंडियंस का यही हाल है। थोड़ी सी खुशी मिल जाती है, आगे का प्रोग्रेस ही भूल जाते हैं। 2 क्वेश्चन के आंसर आ गए, हमने तो जग जीत लिया। अरे 20 और करने, पहले उसको करो। तो कैंपा वालों को कोक वालों ने ऑफर दिया 5,000 करोड़ देंगे। ये क्या सोचे, हम तो 5 करोड़ ना कमा पाते ठीक से, 5,000 करोड़ मिल रहा है, बेच दो कंपनी। कोक वालों ने क्या सोचा, हमें आज बिजनेस थोड़ा करना है, हमें तो आने वाले 1,000 साल तक बिजनेस करना है। अगर 500 करोड़ में कैंपा की ये 3 ब्रांड हम खरीद भी लेते हैं, तो आने वाले 100 साल तक कमाएंगे। इन बेवकूफों के अंदर इतनी लॉन्ग साइटेडनेस थी ही नहीं, इन्होंने अपना धंधा बेच दिया। जैसे फ्लिपकार्ट के बिन्नी बंसल ने अपना धंधा वॉलमार्ट को बेच दिया, बेवकूफ कहीं का। समझ में आई बात कि नहीं? समझ में आई बात? तो कोक वालों ने बोला हम आपका ये वाला ब्रांड नहीं खरीदेंगे, हमें ये 3 बेच दीजिए। उन्होंने इन तीनों को और इसको मिला के बॉटल्स पे प्रिंटिंग करवा ली, अ प्रोडक्ट ऑफ कोको कोला कंपनी, अ प्रोडक्ट ऑफ कोको कोला कंपनी। लोगों को क्या लगा कि ये ब्रांड किसके हैं? कोको कोला के। ये तो बिका ही बिका, प्लस ये भी बिका। कोक ने धीरे धीरे इनकी सप्लाईज को थोड़ा कम किया और गोल्ड स्पॉट को हटाकर लॉन्च कर दिया फैंटा। लिम्का की सप्लाई कम कर दी और लॉन्च कर दी स्प्राइट। थम्सअप की सप्लाई चल रही है बाजार में, ऐसा नहीं है, बट थोड़ी कम करके किसको प्रमोट कर रहे हैं? कोक। बट मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ी कम है, तो स्प्राइट भी आता है और लिम्का, बट लिम्का कम आता है और स्प्राइट ज्यादा। लिम्का का एडवर्टाइजमेंट कम है और स्प्राइट का ज्यादा। क्यों? ये इनके अपने होम ब्रांड्स हैं, ये इसको ज्यादा प्रमोट करते हैं। कल को पता नहीं भारत सरकार का दिमाग ना खराब हो जाए और बोले तीनों वापस, इनको वापस कर दो। समझ में आया? तो मुकेश अंबानी जी ने सोचा कैंपा तो इन्होंने कभी खरीदा ही नहीं, चलो मैं कैंपा के नाम से कोल्ड ड्रिंक बनाता हूं। कैंपा कोला नहीं, सिर्फ कैंपा। कैंपा ऑरेंज, कैंपा लेमन, कैंपा कोक या कोला। तो कैंपा कोला इज ब्लैक, कैंपा ऑरेंज इज द सब्स्टिट्यूट फॉर फैंटा। समझ में आ गया? और कोक की 2 लीटर 90 रुपए की, इनकी 60 रुपए की है। भाई जियो वाला हाल करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? खोपड़े में बात गई? तो आप में से जितने भी लोग इन कोल्ड ड्रिंक्स को पीते हैं, तत्कालीन प्रभाव से इनको पीना बंद कर दिए। सर इसको थोड़ा बहुत ले लो, अपने देश का आदमी है, कोई बात नहीं, अपने देश में पैसा खर्च करेगा, बाहर नहीं लेके जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? पक्का? कंफर्म? तो ये थी कोक की सक्सेसफुल कहानी। तो दिस वाज द नेगेटिव इंपैक्ट ऑन डोमेस्टिक इंडस्ट्री। ऐसी बहुत इंडस्ट्रीज पे सो कॉल्ड असर पड़ा। तो आदित्य बिरला ग्रुप ने सोचा कि भाई हमारा कॉम्पिटिटर ना आ जाए, तो इन्होंने 2-4 भयंकर भयंकर नाम क्रिएट किए। पीटर इंग्लैंड, पीटर तमिलनाडु, पीटर गोवा, पीटर पौंडीचेरी, पीटर जम्मू, पीटर कश्मीर, पीटर शिमला, पीटर प्रयागराज, पीटर लखनऊ, पीटर दिल्ली, पीटर मिजोरम। साथ में वैन हुसैन ले आए, लुई फिलिप ले आए। समझ में आ गया? कोई शर्ट बाहर से नहीं बन के आती है, सब सूरत में बन रही है। व्हाट इट क्लियर? प्रॉफिट कंपनी ब्रांड के बेसिस पे कमाती है। अंडरस्टूड? तो ये एक तरह से इन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया। तो व्हाट वाज द गुड इंपैक्ट? व्हाट वाज द गुड इंपैक्ट चिल्ड्रन? द रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज वेरी 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 हाई। जीडीपी 12% था 1951 में चिल्ड्रन। सॉरी, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारी जीडीपी में कितना था? 12%। और 91 में कितना हो गया? 25%। पहले हम सिर्फ 12% पैसा जो कमाते थे, टोटल का 12% पैसा इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता था, अब 25%। तो पहले आप बोल सकते हैं कि 1/8 ऑफ द पीपल वर इन्वॉल्व इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, नाउ 1/4 वर इन्वॉल्व। समझ में आ गई बात? पक्का?
मूविंग अहेड, तो प्लीज पुट दिस हेडिंग चिल्ड्रन, सबने लिख लिया होगा इम्पैक्ट, गुड इम्पैक्ट लिखिए और ये पॉइंट कॉपी कर लीजिए फटाक से। तो पहला गुड इम्पैक्ट समझ में आ गया बच्चों? सोचिए अगर 1991 की पॉलिसी ना होती तो जो इतने बढ़िया फैशनेबल क्लोथ हम आप पहनते हैं, खादी पहन रहे होते हैं और सब लोग घर में शाम को चरखा चलाते हैं। गॉट इट क्लियर? बट अगेन अगर वो ना होता तो शायद ये भी ना होता। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। थोड़ा सा इंडस्ट्रियल ग्रोथ पढ़ने से पहले मैं आपको एक हॉस्पिटैलिटी ग्रोथ बता देता हूं। पहले गेस्ट घर में आते तो उनको मट्ठा पिलाया जाता था, नींबू पानी पिलाया जाता था, थोड़ी इज्जत दी जाती थी। अब कोल्ड ड्रिंक पड़ी, पी लो। समझ में आया? सो चिल्ड्रन, मॉडर्न इंडस्ट्री was confined to two things, टेक्सटाइल एंड जूट। उसके बाद कहीं जाके ये सॉफ्टवेयर, प्लास्टिक इंडस्ट्री, स्टील, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब आया इंडिया में। सो इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली चिल्ड्रन हमारी कंट्री में क्या डेवलप हुआ? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। और इलेक्ट्रॉनिक भी कोई बहुत बढ़िया नहीं था, बहुत बढ़िया नहीं था, जिसमें चिप मेकिंग तो अब स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे, होले होले। ओके, so widely recognized that electronic industry would have failed to take roots in domestic economy, क्योंकि पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन था तो यहाँ के लोग तो खैर कुछ बनाते ही नहीं थे। तो सोचा गया कि ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ के जो पुराने हैं वो भी थोड़े से तरक्की कर जाए। तो इंडिया में बच्चों टीवी कौन सा आता था? सलोरा टीवी, डायनोरा टीवी, देन इट वाज ओनिडा, ओनिडा का नाम सुना होगा, then it was Oscar, then it was तस्ला, टेक्सला। ये टीवी के ब्रांड्स इंडिया में हुआ करते थे और थोड़ा बहुत आता था फिलिप्स। बट जब 91 की पॉलिसी आई चिल्ड्रन तो वी सॉ सैमसंग। सोनी था पहले बट इंपोर्ट होता था, सोनी था बट इंपोर्ट होता था। गॉट इट क्लियर? उसके बाद आज तो आपको एलजी और पता नहीं कितने कितने ब्रांड्स मिल जाते हैं। तो सर कहां गई ये सारी की सारी फैक्ट्रीज? ये फैक्ट्रीज कुछ तो बंद हो गई और कुछ सैमसंग और सोनी के असेंबलिंग सेंटर्स बन गए, सैमसंग और सोनी के असेंबलिंग सेंटर्स बन गए। गॉट इट? तो प्लीज पुट दिस पॉइंट चिल्ड्रन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और इस पॉइंट में सबसे पहले आप लिखेंगे मॉडर्न इंडस्ट्री spreaded engineering goods, then you can sunrise industry is the electronic industry as well as growth of automobile। तो 91 के पहले अगर हम बात करें 1983 ऑनवर्ड्स, तो इस बीच बच्चों तीन तरह की कार्स मिलती थी, एम्बेसडर, फिएट कंपनी की प्रीमियर पद्मिनी एंड मारुति सुजुकी। प्रायर टू 1983 सिर्फ दो ब्रांड थे। 1991 के बाद चिल्ड्रन आपको थोड़ा सा एंट्री मिली, कंपनीज अपनी गाड़ियों को यहाँ एक्सपोर्ट करते थे। होंडा वगैरह की गाड़ी आती थी बट सब एक्सपोर्ट होती थी। सबसे पहले मारुति को जिसने कंपटीशन दिया दैट वाज इन द ईयर 1996 अराउंड चिल्ड्रन, कंपनी नेम एज Hyundai। देयर आफ्टर चिल्ड्रन जनरल मोटर्स आया और उसके बाद तो फिर वॉक्सवैगन, पोलो, मिंट विद द होल, ये सब कुछ आने लग गया। गॉट इट? नहीं तो सोचिए सड़क पे से वो एम्बेसडर नजर आती थी और फिएट कंपनी की प्रीमियर पद्मिनी ये गाड़ी थी वो नजर आती थी। पुरानी मूवीज में आपको नजर आ जाएगा। और जिसके पास मारुति की कार होती थी, मारुति कार जब इंडिया में आई तो दिस वाज द फर्स्ट कार जिसमें गियर फ्लोर पे होता था और गाड़ी के अंदर एसी होता था। एम्बेसडर में एसी नहीं होता था। सर पक जाते हम लोग, छोटा सा पंखा लगाया करते थे साइड में। पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, तो ये बहुत पुराने पाषाण युग की बातें हैं। चलिए समझ में आ गया बच्चों? अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट। तो जब मारुति इंडिया में आया, ढेर सारी कंपनीज इंडिया में आई, स्टॉक ट्रेडिंग तो बहुत पहले से चल रहा था, तो सोचा गया कि कुछ नया किया जाए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को सेटअप किया गया। जो लोग डायरेक्टली पैसा लगाना चाहते हैं फैक्ट्रीज में वो कंपनी से आईपीओ में शेयर्स खरीदें, जो इनडायरेक्टली लगाना चाहते हैं वो स्टॉक मार्केट में खरीद लें। तो क्योंकि कंपनीज इतनी ज्यादा आ रही थी तो भाई उनको कंट्रोल भी करना था। तो उसी जमाने में बना बच्चों हमारी कंट्री में सेबी। जैसे घर में शादी होती है ना तो नया रूम बन जाता है, पुताई उताई हो जाती है, फर्नीचर आ जाता है। तो 1991 में इंडिया की शादी हुई थी बेसिकली, नई बहू आ रही थी बाहर से। ओके, तो मोहल्ले में लोग भी आगे रहने वाले, तो सेबी बना वॉच डॉग की तरह रेगुलेट करने वाला। और आज ही कल आप देख रहे होंगे स्टॉक मार्केट का इंडेक्स धनाधन बढ़े पड़ा है, धनाधन। उधर बाढ़ आ रही है,
और इधर स्टॉक मार्केट का इंडेक्स बढ़ रहा है। ये कुछ दिन में टेक्निकल एनालिसिस बन जाएगा। चलिए, सो अभी आप देख भी सकते हैं, बड़ी बढ़िया चीज मेरे दिमाग में आ गई। बाढ़ आना तो सम पार्ट ऑफ द कंट्री के लिए बैड है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज बर्बाद हो रहे हैं, बट इंडेक्स क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा है। अगर कंट्री एग्रो बेस्ड होती आज भी और सिर्फ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ही सपोर्टिव होती चिल्ड्रन, तो बाढ़ आने की वजह से मार्केट इंडेक्स नीचे जाता, खेत डूब रहे हैं। बट अब क्यों बढ़ रहा है इंडेक्स? क्योंकि जितनी कमाई हमारे देश में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से है वो नेग्लिजिबल है। ज्यादातर कमाई किससे हो रही है? इंडस्ट्रियलाइजेशन से। हाँ, जिस दिन भगवान ना करे गुजरात के साइड पे या मान लीजिए अपने गुड़गांव साइड पे नॉर्थ इंडिया में जहां मारुति का प्लांट है, यहां पे अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, डेफिनेटली इंडेक्स विल स्टार्ट गोइंग डाउन, वो कंट्री की लॉसी पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो व्हाट अपॉर्चुनिटीज आर ओपन्ड फॉर इन्वेस्टमेंट? आइए इंश्योरेंस कंपनी खोल लीजिए। पहले सिर्फ लाइफ की एक कंपनी थी इंश्योरेंस की, नेम्ड एज व्हाट? लाइफ इंश्योरेंस। आज 10-15 कंपनी इंडिया में नजर आएंगी। बैंक के नाम पे स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब सिंध बैंक, सिर्फ यही सब बैंक होते थे, बड़ा परेशान करते थे लोग। नाउ वी हैव एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एएनजेड, ग्रिंडलेस, नेटक्वेस्ट, बैंक ऑफ टोक्यो, कितने फॉरेन बैंक्स इंडिया में काम कर रहे हैं। इट इज ऑल एंड ऑल ड्यू टू प्रोटेक्शन ऑफ एसएसआई एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज विच आर मेड अवेलेबल टू द फॉरेन कंपनीज कि आप इंडिया में आके बिजनेस करिए हमारे साथ। गॉट इट? तो लिख दीजिए बच्चों इसको भी। और बैड इंपैक्ट क्या है? कुछ लोगों ने मोनोपोलाइज कर ली चीजों को, हम ही हम हैं, बाकी सब चीनी कम है। तो गवर्नमेंट ने ज्यादा मोनोपोली क्रिएट होने नहीं दी वैसे, बट अगेन चिल्ड्रन कुछ जगह पे ऐसा हो गया। टेलीकम्युनिकेशन पहले मोनोपोलाइज था, सिर्फ और सिर्फ एक घटिया कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था ना बीएसएनएल बाद में आया था, पहले वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम बोला जाता था। बड़े शहरों में इसको एमटीएनएल बोल दिया गया और छोटे शहरों में इसको भूल से ना लेना बीएसएनएल बोल दिया गया। अगर आपके घर में टेलीफोन लैंडलाइन कनेक्शन है, अरे भूल से ना लेना ये तो था, अगर लैंडलाइन कनेक्शन है बच्चों और ट्रक घर के बाहर से गया और तार तोड़ गया, अब भैया 15 दिन के लिए डायल टोन आना बंद। डायल टोन वगैरह समझते हैं? लैंडलाइन इंस्ट्रूमेंट टी टी होता था, ड्र, फिर घुमाते थे चक्का वगैरह, देखा है? 3 डिजिट का फोन नंबर होता था 1980s में, 3 डिजिट का, 3 डिजिट का, फिर 4 डिजिट आया, फिर 5 डिजिट आया, आज 10 डिजिट का नंबर चलता है। समझ में आ गई बात? तो अगर आपके घर में लैंडलाइन फोन और तार टूट गई, पकड़िए जाके लाइनमैन को, एक्सचेंज में कंप्लेन लिखाइए, 10-20-50 रुपए लाइनमैन को दीजिए घूस, तब तो वो आके तार जोड़ता था। और जब उसको लग रहा है कि 1.5-2 महीने से आपने घूस नहीं दी है, वो खुद ही रात में डंडा मार के तार तोड़ जाता था, फिर अगले दिन घूस दीजिए। इन्हीं सब को देखते हुए हमारे यहाँ विदेशी कंपनीज चली आई, इंडियन कंपनीज के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया, गॉट इट क्लियर, और मोबाइल टेलीफोनी स्टार्ट की। सो नाउ यू गेट रिपीटेड एसएमएस। नया टेलीफोन कनेक्शन ले लीजिए, कितने बच्चों? फ्री में टेलीफोन मिल रहा है। इंसान का ईमान भी इतना सस्ता नहीं है जितना हिंदुस्तान में कम्युनिकेशन सस्ता है। वी आर द वर्ल्ड्स ओनली कंट्री चिल्ड्रन, वी हैव चीपेस्ट इंटरनेट। लोगों की सोच तो चीपेस्ट है ही गिरी हुई यहाँ पे, गॉट इट क्लियर? इंटरनेट इज ऑल्सो चीपेस्ट। समझ में आ गया? और लोग बड़े जुगाड़िया टाइप के हैं, जिनके पास मोबाइल खरीदने के पैसे नहीं है, जेब में सिम कार्ड रखे रहते हैं, दोस्त से कहते हैं जरा मोबाइल देना, अपना सिम लगा के बात कर लूं, ऐसा भी होता है, गॉट इट क्लियर? तो 1992 में बच्चों इंडिया में, और आई रिमेंबर 1994 में शायद यूपी के अंदर मोबाइल फोन आया था। हमारी फैमिली में पहला मोबाइल फोन आया था नोकिया 2112, और अगर वो मोबाइल खींच के आज के जमाने में किसी के सर पे मार दो, मैं चैलेंज करता हूं बच्चों मर जाए वो आदमी, प्लस अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी लगेगा, क्योंकि मर्डर के केस में धारदार इंस्ट्रूमेंट यूज होना चाहिए। ये तो मोबाइल मारा गया है। जितने बड़े आजकल के मोबाइल होते हैं आंसर, उससे डबल साइज की उसकी बैटरी हुआ करती थी। जितना बड़ा विजिटिंग कार्ड होता है, पूरा का पूरा सिम कार्ड उतना बड़ा लगता था, और आज तो सिम कार्ड की जरूरत ही नहीं है। माय दिस आईफोन 14 हैज अ वर्चुअल सिम कार्ड, इसमें सिम कार्ड है ही नहीं, बेसिकली ई सिम है इसके अंदर। सोचिए टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई। तो मैंने तो वो जमाना देखा हुआ है जब लैंडलाइन फोन पे बात हो रही है, और जिसके घर में 1970s में चिल्ड्रन लैंडलाइन फोन होते थे ना, मोहल्ले में बड़े रईस माने जाते थे, अरे इनके यहाँ फोन है, गुप्ता जी के यहाँ 2-2 फोन लगा हुआ है। इंटरकॉम इस्तेमाल होता था, एक कमरे दूसरे कमरे फोन से बात करने के लिए। आज आईफोन 15 लिया तो हम क्या करें, हम भी ले लेंगे कल EMI पे। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो पहली कंपनी
इंडिया में जो आई मोबाइल फोन की चिल्ड्रन, वो थी वर्ल्ड वन। कौन सी कंपनी? वर्ल्ड वन। ये भी कोई फॉरेन कंपनी थी बेसिकली, और ये एरिक्सन, AT&T, अमेरिकन कंपनी, वेरिजोन एंड ऑल, उन्हीं की सब्सिडरी थी। तो इंडिया में अपना एसआर चलता था, एक कंपनी ESSAR, ये एक ऑयल कंपनी है, एसआर ऑयल्स। ये दिल्ली के रहने वाली रुइया फैमिली है। ये बड़े फ्रॉडिया टाइप के लोग हैं, किसी के रिश्तेदार तो नहीं है भाई, इनका फ्रॉड ही बताऊंगा आपको किसी दिन में, बड़े कलाकार लोग हैं लोग। इन्होंने एक कंपनी खोली, एयरसेल डिजिटलिंक सर्विसेज इंडिया लिमिटेड करके, और हचिसन के साथ, हचिसन हांगकांग की कंपनी थी, टाइप कर लिया। काफी साल बिजनेस किया। हचिसन को समझ में आ गया, हचिसन को कि हम यहाँ धंधा पाई नहीं कर पाएंगे, छोड़ के चले गए। तो हचिसन का 74% शेयर वोडाफोन ने खरीद लिया। गॉट इट क्लियर? और वोडाफोन एसआर का पार्टनर बन गया। क्योंकि वोडाफोन का शेयर ज्यादा था तो एसआर का नाम हट गया, वोडाफोन आ गया। तो सर पूरा अपना ही बिजनेस क्यों नहीं खोल लेते? यहां पे बात आता है आपका सिलेबस। एफडीआई पूरी परमिटेड नहीं थी बच्चों। अगर आपको इंडिया में धंधा करना है, बिजनेस करना है, तो आप किसी को कोलैबोरेट करिए अपने साथ, किसी के साथ कोलैबोरेशन करिए। आप पूरा 100% पैसा लेके नहीं आ सकते। धीरे धीरे लिमिट्स को थोड़ा फ्लेक्सिबल किया गया। एज ऑफ टुडे ऑटोमोबाइल में 100% एफडीआई इज अलाउड। पूरा मर्सिडीज वाले 1000 करोड़ लेके आए और फैक्ट्री लगा लें, किसी को पार्टनर बनाने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस में ये 76-78% तक गया है। टेलीकॉम में भी 100% अब शायद अलाउ हो गया है। तो अपॉर्चुनिटीज वो देयर, तभी बाहर की कंपनीज यहां आई। और सबसे बड़ा झटका किसको लगा? भूल से ना लेना। समझ में आ गया? मेरे पास था स्टार्टिंग में ये बीएसएनएल का मोबाइल फोन, लाइन लगती थी सिम कार्ड लेने के लिए, इंडिविजुअल थे। आज बस गलती से बोल भर दीजिए, जब तक आके एजेंट देख नहीं लेगा कि घर पे फोटो माला चढ़ गई है, सर सिम ले लीजिए, प्लीज ले लीजिए, सर आप मर्सिडीज गाड़ी ले लीजिए, सर आप कैश डाउन 5000 दे दीजिए, बस इंस्टॉलमेंट मत दीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मर्सिडीज गाड़ी ले लेते हैं 5000 में, घर के सामने पार्क कर लेंगे, बेटे के लिए रिश्ता आ जाएगा बढ़िया घर से। बाद में गाड़ी पता लगा उड़ गई। गॉट इट क्लियर? तो उन फॉरेनर्स को, गोरों को यही लगा यार इस देश में ना सबसे बढ़िया सो कॉल्ड चीज क्या है कि यहाँ का इंसान लालची है। एक मोबाइल होने के बावजूद नालायक दूसरा खरीदे। क्यों? पड़ोसी ने खरीदा है। किचन अभी 4 साल पहले मम्मी ने बनवाया था, बहुत बढ़िया था। पड़ोस में गुप्ता आंटी रहती हैं, उन्होंने थोड़ा बढ़िया वाला बनवा लिया, उनको अपने वाले घर में गड़बड़ी नजर आने लगी, कह रही है इसका भी चेंज कराओ। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ दिन में चेंज करा तो, परेशान ना हुई तेरा। समझे कि नहीं समझे? तो लालच एक ऐसा हिंदुस्तानियों में खून में, शब्द हिंदुस्तानियों के खून में, जो विदेशी कंपनीज में सामान बेचने मजबूर करता है। कुछ नहीं तो मोबाइल के 5 कवर ही खरीद डालते हैं बेवकूफ। समझ में आया कि नहीं आया? गॉट इट क्लियर? अभी मैं गया था अपने आईफोन का कवर लेने, पता है शॉपकीपर क्या बोलता है? अरे भैया आपने बहुत अच्छा काम किया, इसका कवर बहुत बढ़िया बढ़िया मेरे पास है, और ये कवर थोड़े महंगे आते हैं पर। मैंने कितने? कह रहा 800 कवर है। दिमाग खराब हो गया, 800 कवर है? कह रहा आईफोन है। मैंने कहा उससे क्या मतलब? मतलब अगर मैंने करीना कपूर का रिश्ता आया तो मैं फीस बढ़ा दूं बच्चों की? व्हाट इज दिस न्यूसेंस? व्हाट इज दिस न्यूसेंस भाई? तो कह रहा नहीं भैया हमारे पास तो सस्ता वाला नहीं है। देन आई वेंट टू माय होलसेल फ्रेंड, 40 रुपए का दे दिया उसने कवर मुश्किल से। समझ में आया कि नहीं आया? व्हाट इट? समझ में आ गई बात सबको? समझ में आ गई बात? चलिए, और कुछ वो वेबसाइट से खरीदते हैं, केसवाला.com, केसवाला.com वो वेबसाइट है, वो एप्पल के, असल में 90% एप्पल के बायर्स बेवकूफ होते हैं। 90% उनको क्या लगता है सामान महंगा है तो उसका कवर भी महंगा आएगा। भाई दुल्हन कहीं से भी ले आओ, लहंगा 25,000 में मिल जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? वो बात अलग है कि सब्यसाची जी ने आपको बना दिया कायदे से बेवकूफ, तो 2.5 लाख का लहंगा चिपका दिया। समझ में आई बात कि नहीं? चलिए, लैक ऑफ कंपटीशन एंड लैक ऑफ मॉडर्नाइज मशीनरी। कंपटीशन था नहीं बीएसएनएल के पास, कंपटीशन था नहीं। जितनी भी घटिया सर्विस हम देंगे लोग मजबूरी में लेंगे ही लेंगे। और मैं आपको एक बात और बताता हूं, आजकल तो मोबाइल रिचार्ज आप खुद से कर लेते हैं। कंपनी के ऑफिस जाना पड़ता था, मोबाइल से सिम कार्ड निकाल के एक डिवाइस पे रखा जाता था, कंप्यूटर से वो डिवाइस कनेक्टेड होती थी, प्रोग्राम डालना पड़ता था, तब जाके रिचार्ज होता था। सर ये कौन सा जमाना था सर? ये जमाना था और हम गुजरे हुए इस जमाने से। गॉट इट क्लियर? घर में खाली समझाता था, 5 सिम कार्ड दे दिया, जाओ रिचार्ज करा के ले, 1,000 सब में। अब टुकुर टुकुर साइकिल से जा रहे हैं मोबाइल रिचार्ज कराने। समझ में आई बात की नहीं? ये सब चलता था, अब तो सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है। ओके, मॉडर्नाइज मशीनरी हमारे पास थी नहीं, बताया ना बच्चों? कौन सी कारें थी? एम्बेसडर और फिएट। अभी मैंने एक कार खरीदी 4 साल पहले, मारुति इग्निस, तो मैं उसकी सर्विसिंग के लिए गया, तो मैंने कहा भैया अगर ठीक से इंजन वगैरह ट्यूनिंग कर देना, माइलेज बढ़ जाए। कह रहा भाई साहब इसमें तो
कार्बोरेटर ही नहीं होता है, तो मैंने कैसे सही करोगे? बड़ा भयंकर। लैपटॉप लेके आया, एक तार उसने फिक्स की, उसने डायग्नोस करके बता दिया क्या क्या कम ज्यादा है। उसने पता नहीं कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, कह रहा हो गया। ये क्या हुआ? 15 मिनट में गाड़ी सर्विस हो गई पूरी। ऑयल चेंज किया 15 मिनट। मैंने बाकी देख तो लो कुछ। कह रहा मैं क्या देखूं, कुछ हो भी तो देखने लायक। दे आर सो कॉल्ड ऑटोमेटिक व्हीकल्स। BS6 मोटरसाइकिल आप खरीद लीजिए, उसकी सर्विसिंग सड़क पे होएगी नहीं। सारा चीज पीसीबी बोर्ड बेस्ड है। वो प्लग लगाएंगे, वो बता देगा कौन सी चीज सही काम कर रही, कौन सी गड़बड़। ऑटोमेटिक प्रोग्राम रीइंस्टॉल कर दिया जाएगा, सारी चीजें अपने आप ट्यून्ड अप हो जाएगी। समझ में आ गया? ये टेक्नोलॉजी पहले नहीं थी। तो वो जो मुन्ना लेबर है, मुन्ना मैकेनिक है, अब मुन्ना मैकेनिक का काम खत्म। अब घर जाके मुन्ने के साथ खेले वो अपने। समझ में आ गया? उसको पढ़ाई लिखा है, स्कूल छोड़ा, स्कूल से ले आया। तो स्किलफुल एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। तो जब तक 1990 नहीं आया था बच्चों, स्किलफुल एम्प्लॉयमेंट देश में था ही नहीं। वही माइक्रोमैक्स का मोबाइल बिकता था, कहने को तो 24 मेगापिक्सल का कैमरा है, काम 2.4 की तरह किया करता था। समझे बात को? सर मतलब आप लोग का जीवन बहुत गरीबी में गुजरा है, अभी भी गरीबी में गुजर रहा है, क्योंकि पहले खर्च करने को पैसे नहीं थे, अब आदत नहीं है। एंड इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। सर इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अपॉर्चुनिटीज खाने लग गई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स की घूसबाजी करके। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का काम था रोड लेइंग का, बट उन्होंने L&T को ठेका दे दिया, और L&T से कह रहे हैं घूस दो तो काम करेंगे, घूस दो तो काम करेंगे। L&T ने कहा कि भाई 4,000 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर प्रोजेक्ट है। PWD ने बोला 10% तो हमको दीजिए। कितना? 10%। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी हो गई? 4,400। 4,000 करोड़ में अगर हाईवे बनता तो टोल 200 रुपए होता, 4,400 करोड़ में बना है तो टोल 300 होगा। इतना ज्यादा क्यों? सैया भय कोतवाल तो डर खाएगा। जब आप घूस दे चुके हैं तो लूटो, पब्लिक को क्या फर्क पड़ता है? समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आई? पक्का? चलिए, टोल प्लाजा आपने देखे होंगे ना, 5 साल बाद टोल प्लाजा में इंडिया में खत्म हो जाएंगे, मतलब टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। गडकरी जी बेवकूफ नहीं है। गडकरी जी कंपनीज को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हर गाड़ी में बाय डिफॉल्ट अप्रैल 26, 27 के बाद से डिफॉल्ट जीपीएस लगेगा। क्या लगेगा? डिफॉल्ट जीपीएस। और उस जीपीएस से आपके पैसे अपने आप कटते रहेंगे। सर हम पैसा डलाए ना तो आपकी गाड़ी का इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा, इंजन से वो कनेक्टेड रहेगा। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? गॉट इट क्लियर? और अगर गलती से धक्का लगा के स्टार्ट करवा लिए तो घर में चालान चला आएगा। हमारा घर ही नहीं, हम किराए पे रह रहे तो सरकार के पास बहुत जुगाड़ है, पुलिस आ जाएगी, चलो बेटा रहना खाना पीना सब फ्री। हिंदुस्तानी आदमी वो गिराव टाइप का, चोरी सोचेगा हमेशा। चलिए समझ में आ गई बच्चों बात? सो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। आखिरी पॉइंट मार्क कर लीजिए, इकोनॉमिकली अनवायबल स्टेट एंटरप्राइज। कुछ ऐसे घटिया ऑफिसेस थे कंट्री में जिनको गवर्नमेंट ने सोचा बंद कर दे, और ये कंपनीज गवर्नमेंट को ज्यादा प्रॉफिट नहीं देती थी, तो गवर्नमेंट थॉट कि इनको चलाना मतलब अपने ऊपर एक बोझ लेके चलना है। सम अंडर पॉलिटिकल कंपल्जन्स वर बीइंग रन, बट मेजॉरिटी ऑफ देम ड्यू टू लॉसेस वर डिसाइडेड टू बी शट डाउन। और अभी रिसेंटली मोदी जी ने तो और धमका दिया 2017-18 में, अगर कोई भी पब्लिक एंटरप्राइज अपना खर्चा अफोर्ड नहीं कर पा रही है, हम सिर्फ 30% सपोर्ट देंगे बस। मतलब अगर आपका खर्चा 10,000 करोड़ का है तो 7,000 करोड़ रेवेन्यू आप खुद जनरेट कर लीजिए। नहीं जनरेट कर पा रहे, बंद कर दीजिए फैक्ट्री, हम किसी अडानी अंबानी, हम किसी एफिशिएंट पर्सन को दे देंगे, सौरभ सर को भी दे देंगे, ताकि वो चलाए। क्योंकि सरकारी नौकरी मिलने पे इंसान अपने आप को दामाद समझ लेता है। ओके, तो ये धमकी भरे स्टेटमेंट दिए जा चुके हैं। चलिए बच्चों, तो आज की सेवाएं यही समाप्त होती हैं। नेक्स्ट क्लास चिल्ड्रन वील स्विच टू मैक्रो, डू अ कपल ऑफ चैप्टर्स देयर, देन वील कम बैक टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अभी जो आपने पढ़ा फॉरेन ट्रेड में थोड़ा सा उसका नटशेल में स्टार्टिंग का था, मेन चीजें 91 की पॉलिसी आपको इसमें पढ़ाई जाएगी। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।